अशोक जी अपने कमरे में बैठे खिड़की से लगातार अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि कब बेटा रवि घर आए और मुझे भी उसके साथ खाना मिल जाए, क्योंकि बहू अपने और पति के खाने के बाद ही अशोक जी को खाना देती थी। जैसे ही बेटा ऑफिस से घर आया, हाथ मुंह धोकर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, तभी अशोक जी भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गए और जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए कुर्सी सरकाई, रजनी उनकी तरफ आंखें निकालते हुए बोली, बाबूजी रुक जाइए, पहले अपने बेटे को खा लेने दीजिए, उसके बाद ही आपको खाना मिलेगा। इतना सुनकर अशोक जी चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए और बेटे का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगे। बेटा और बहू दोनों खाना खाकर उठ चुके थे। बहू रजनी ने रवि की झूठी थाली में 2 सुबह की बासी रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी रखते हुए अशोक जी के हाथों में थमा दी। थाली देखकर अशोक जी की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोले, बहू क्या घर में बर्तनों की कमी है जो तुम रोज मुझे रवि की झूठी थाली में खाना देती हो, और वह भी सुबह की बची बासी रोटी। बहू कम से कम 2 रोटी तो ताजी खिला दिया करो, यह बासी रोटी मुझसे चबाई भी नहीं जाती। पहले की बात और थी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांतों में इतनी जान नहीं है कि मैं यह बासी रोटी चबा सकूं। अशोक जी भीगी पलकों से बोले। तभी रजनी मुंह बनाते हुए बोली, अरे बेटे की थाली में खा लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, और आप क्या चाहते हो कि मैं दिन भर आपके लिए गरम गरम रोटियां सेकती रहूं, और कोई काम नहीं है क्या मुझे? तुम क्या मुझे अपनी नौकरानी समझते हो कि तुम्हारे आगे पीछे लगी रहूंगी? मेरे पति कमाते हैं इसलिए ताजी रोटी खाते हैं, और आप निठल्लों की तरह घर में बैठे रहते हैं, फिर भी खाने के लिए ताजी रोटी मांगते हैं। अरे शर्म करो शर्म। बहू की इस तरह की बातें सुनने की आदत हो चुकी थी अशोक जी को। तभी आवाज़ सुनकर बेटा भी अपने कमरे से निकल कर आ गया। बाबूजी क्यों खाने के समय रोज चिक चिक करते हो? अरे जैसा मिल रहा है वैसा खा लीजिए। आपको पता है कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ मैं, और आप हो कि सुबह की रोटी खाने में भी आपको परेशानी हो रही है। अरे फेंकने से तो अच्छा है आप ही खा लीजिए, कम से कम कुछ बचत तो होगी। बहू तो बहू, आज बेटे की बातों को भी सुनकर अशोक जी का कलेजा छलनी हो गया। मन में उदासी, आंखों में नमी और एक खालीपन सा लिए अशोक जी अपने कमरे में चले गए और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई हो, और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया था, अपना पेट काट काट कर जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही है। इसी बेटे को पाने के लिए न जाने हमने कितने धक्के खाए। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए। जवानी तो कष्टों से भरी कटी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। पत्नी को याद करते करते ना जाने उनकी आंख कब लग गई। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। ना चाहते हुए भी बेटे से बोल पड़े, बेटा मेरी तबीयत खराब है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो रवि चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या अब रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? देखो बाबूजी, ना तो मेरे पास आपके लिए समय है और ना ही इतने पैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्च उठा पाऊँ। आप खुद तो घर में बैठे रहते हो, अब क्या मैं भी अपना काम छोड़कर आपकी तरह घर में बैठा रहूं? और वैसे भी आपसे कितनी बार कहा है, जब मैं ऑफिस के लिए जाऊं तो मुझे पीछे से टोका मत करो। कहकर बेटा ऑफिस जाने लगा तो पीछे से बहू ने आवाज लगाई और बोली, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पैसे भी है और समय भी। यही सोचते हुए उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। पूरे दिन बीत गया, शाम हुई तो बेटा घर आया और आते ही पत्नी और पोते को साथ लेकर मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी ना तो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने के लिए। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। अशोक जी हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। इतना कहते ही बेटा पिता के गिरबान पकड़ एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं,
अपने और अपनी पत्नी के ऊपर आप जैसे निठल्लों की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूं, और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते ही आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया। वैसे एक बात कहूँ बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया है। अब आगे से आप कभी भी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे और बहू द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। खड़े के खड़े अशोक जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच सोच कर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाकर अपमान किया, आज अशोक जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे और बहू के उठने से पहले ही अशोक जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं, चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगनी पड़े, लेकिन अब यहाँ वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने अपनी सारी हद पार कर दी थी। एक बार हाथ उठाया है, अब तो बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन यह अपमान सहना रोज रोज मुझसे नहीं होगा। यही सोचते हुए अशोक जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांग कर अपना पेट भर लेते हैं। उधर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो खुश थे कि अशोक जी खुद ही घर छोड़ दे, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। अगर पिता कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप पर पैसे नहीं होते तो बेटे को अपने बाप को रखना, उसे 2 वक्त का खाना देना बोझ जैसा ही लगता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लो क्यों, लेकिन उनकी तबीयत तो पहले ही खराब थी। वे थोड़ी दूर काम की तलाश में चले कि चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बेसहारा समझकर पास ही एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि को 2-3 दिन तक आश्रम वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट रखा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अशोक जी वृद्ध आश्रम में तो रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने घर, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे, घर की बड़ी याद आ रही थी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था। और तो और उसने अपने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वह दृश्य घूमता तब तब अशोक जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। एक दिन वह अपने कमरे में लेटे हुए थे। वो उठे और अपने थैले से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजात पर उनकी नज़र पड़ी, जिन्हें वह अपने साथ लेकर घर से निकले थे। उन्हें बेटे और बहू पर गुस्सा तो बहुत था। वह अपने मुंह पर पड़े थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। घर के कागज देखकर उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं भी इस थप्पड़ की कीमत बेटे और बहू से वसूल करके रहूंगा। अब उन दोनों को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाते हुए उन्होंने एक दिन वृद्ध आश्रम में के लोगों से कहकर एक वकील को बुलवाया। वकील से सलाह मशवरा करके उन्होंने कुछ कागजात तैयार करवाए। 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। रवि से बोले, 2 दिन के अंदर यह घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मकान मालिक अशोक शर्मा जी ने यह घर बेच दिया है। यह सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गए। बेटे को सामने देख अशोक जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रवि अशोक जी से अकड़ते हुए बोला, बाबूजी ये आपने क्या किया? आपने वह घर क्यों बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। यह लो, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे ही बेटे बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी। हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। अरे अपने ही बेटे बहू साथ ऐसा करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतना ही कहना था कि अशोक जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वह घर, इसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी।
अरे दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे अपमान के सिवा। वह घर मेरा है जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना तो मैं तुम दोनों को भी वहाँ नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए भी मेरा यह फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटे, यह तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूँ मैं। इतना सुनते ही बेटा और बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनके पास अशोक जी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अशोक जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वृद्ध आश्रम लोगों से कहकर बेटे और बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। घर बेचकर जो अशोक जी को पैसे मिले थे, उन पैसों को उन्होंने वृद्धाश्रम में लगाकर और भी बड़ा बना लिया और वहां की कई छोटी मोटी जरूरतों को भी उन्हीं पैसों से पूरा किया। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल लिया था। आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान के साथ उसी वृद्धाश्रम में व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही बेटे और बहू को बूढ़े पिता पर हाथ उठाने का सबक भी सिखा दिया था। आज बेटे और बहू को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों, अशोक जी ने बेटे और बहू को सही सबक सिखाया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।